हाय गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि रेडियोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है। आज की ये जो वीडियो है ये रेडियोलॉजी के कॉन्ट्रास्ट की पार्ट 2 है। आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे को मैसेज करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, मैंने बहुत सारा लिंक डाल रखा। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, अभी मैं आज आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो पार्ट 2 है वो लेके आया हूँ। आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा इंसाइट दिखाता हूँ कॉन्ट्रास्ट मीडिया में रेडियोलॉजी में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या टाइप का कॉन्ट्रास्ट है, क्या क्या रिस्क, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बात करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप डिटेल में उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में डिटेल में डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो ये बुक बेस्ट बुक है कॉन्ट्रास्ट के लिए। आप इस बुक को खरीद सकते हो। जिनके पास नहीं है आप मेरे को मैसेज करिए, ये बुक मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो क्लासिफिकेशन है और कॉन्ट्रास्ट मीडिया है क्या। जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियोलॉजी में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में, सीटी में, एमआरआई में हर जगह यूज़ होता है। मेजोरिटी 3 टाइप्स का कॉन्ट्रास्ट है। एक रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट है। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट में 2 तरीक़ा की है, एक है बेरियम बेस्ड, एक है आयोडीन बेस्ड, और दूसरा है एमआरआई कंट्रास्ट जिसको गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, और तीसरा कॉन्ट्रास्ट है जो सीटी स्कैन, ये सॉरी अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट है जो माइक्रो बबल्स कॉन्ट्रास्ट है। ये ज़्यादातर 3 टाइप की कॉन्ट्रास्ट हम रेडियोलॉजी में मैक्सिमम टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ इन्होंने भी लिखा हो इस बुक में, वी यूज फॉर ऑल दिस टेक्निक्स एंड एनहेंस द डिफरेंस बिटवीन सेंस बिटवीन द बॉडी टिश्यूज, जो मैंने बताया था पहले कि एनहेंस कर देता है बॉडी टिश्यूज को। ये तो हो गया बेसिक डिस्क्रिप्शन के कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं वहाँ पे विजिबिलिटी एनहेंस होती है, ठीक है। सो अब आप लोगों को क्या जानना है वो है कॉन्ट्रास्ट 2 तरीके की होती है। जो सीटीज जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट होती है वो 2 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है एक हो गया आयोनिक कॉन्ट्रास्ट, एक हो गया नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो आयोनिक कॉन्ट्रास्ट का भी मोनोमर होता है, डाइमर होता है। नॉन आयोनिक का भी डाइमर और मोनोमर दोनों होता है। ये केमिकल कॉम्पोजिशंस है। इस बुक को आप इस वाले पेज को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे डिटेल दिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशंस है, डायट्रिजोएट, एमिडोडायट्रिजोएट, आयोक्साल, आयोपीमिडल, आयोफिरमोल, एवरीथिंग यहाँ पे है। क्या क्या कौन सा आयोनिक कॉन्ट्रास्ट है, कौन सा नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट है, किसका ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है, किसका ऑस्मोलरिटी कम है। हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि लो ऑस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट और नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें। उसमें लिए देखना आप लोग, मार्केट में सबसे ज़्यादा आयोक्सल ओमनीपैक जो है मोनोमर वही यूज़ होता है मैक्सिमम टाइप पे, ठीक है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीडिंग में पढ़िए। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा आप मेरे को बताइए कि कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन की जो कॉन्ट्रास्ट है, जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट है, उसका क्या क्या है। इसका सिंपल सी याद रखना है आपको। एक होता है नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट, एक होता है आयोनिक कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, और जो मोनोमर होता है वो यूज़ करते हैं नॉन आयोनिक का मोनोमर। उसमें आयोक्सल कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, और जो ट्रेड नेम है, जो मार्केट में आप जिस नाम से देखते होंगे वो है ओमनीपैक, ठीक है। ये लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। मैक्सिमम इसकी ग्राम पर आयोडीन ml है 350 के आसपास, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एमआरआई कॉन्ट्रास्ट। तो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट है एक होता है कि जो गैडोलिनियम एक रेयर अर्थ मटेरियल है जिससे बनता है ये कॉन्ट्रास्ट, और इसका भी आयोनिक और नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट होता है। इसका बेसिकली चिलेट्स होती है। सो यहाँ पे देखो आप लोग पूरा मार्केट में जिस नाम से मिलता है आपको, ये देखें सबसे ज़्यादा आप लोग मार्केट में 3 ही देखोगे, जो है गैडोविस्ट और गाडाविस्ट, और एक है डोटारैम, और दूसरा आप लोगों को मिलेगा ओमनी स्कैन। ये 3 आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलेगा। हालांकि सब देखते हैं प्रोमोविस्ट जो है वो हम सिर्फ लीवर के लिए और टारगेट ऑर्गन लीवर कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं प्रोमोविस्ट, और मल्टी हैंड्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कॉन्ट्रास्ट मार्केट में अवेलेबल, जिस नाम से अवेलेबल है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये वाला पेज को पॉज करके आप रीडिंग करिए, इसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। उसकी बाद जो आता है अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट, जो मैंने उस दिन बताया था। अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सोनोव्यू और ऑप्टिसोन। ये दोनों आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये माइक्रोस्फेयर्स की माइक्रो बबल्स होती है।
ये जहाँ पे भी स्कैन कर रहा होता है, जिस ऑर्गन्स का, जिस एरिया का स्कैन किया जाता है उसके आसपास में ये इंजेक्ट किया जाता है। फिर ये किस ऑर्गन से एक्सक्रीट होता है वो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा था, वो उसका आंसर होगा लंग्स। जो अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स है उसकी जो एक्सक्रीशन मेथड है या जो एक्सक्रेटरी रूट है वो है लंग्स। वो लंग्स के थ्रू निकलता है बॉडी के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में कॉन्ट्रास्ट का क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क है पेशेंट्स को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। इतना ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना है। देखो कभी भी आप कंट्रास्ट स्कैन कर रहे हो और आपको पेशेंट के साथ कंट्रास्ट रिएक्शन हो जाए तो आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज़ों पे आपको कंट्रास्ट अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। किस किस रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स को कंट्रास्ट नहीं देना, सारी चीज़ें यहाँ पे ले। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो है, कभी कभार आप लोगों ने ये देखा होगा कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हुए एक एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है। एक्स्ट्रा वेसेशन क्या है? एक्स्ट्रा वेसेशन बेसिकली ये है कि कंट्रास्ट आप जिस वेन में आप डालना चाह रहे थे उसमें गया नहीं, उसके सराउंडिंग टिश्यू में कंट्रास्ट इंजेक्ट हो गया, वहाँ पे स्वेलिंग हो गया, पेशेंट पेन एक्सपीरियंस कर रहा है और रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया। इसको एक्स्ट्रा वेसेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा वेसेशन मतलब वेन से बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, वेसेशन मतलब बाहर एकोमोडेट हो गया है, वेन के बाहर एकोमोडेशन को एक्स्ट्रा वेसेशन इंजरी बोलते हैं। ये काइंड ऑफ इंजरी है। इसमें आपको सबसे पहले इसको अवॉइड करने के लिए मेरे हिसाब से तो सलाइन फ्लश करना चाहिए, राइट कैनुला चूज़ करना। कैनुला की जो साइट है, जैसे बहुत लोग हैंड में कैनुलेशन लगाने में पसंद करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ एल्बो में, क्योंकि एल्बो की जो वेन है वो बिगर साइज़ में होता है कंपेरेटिव टू बैक ऑफ द हैंड। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। उसमें ये भी मेंशन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस स्पीड से आप कंट्रास्ट दे रहे हो, ये भी एक्स्ट्रा वेसेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो अगर आप याद रखोगे तो आप एक्स्ट्रा वेसेशन से पेशेंट को बचा सकते हो, आपको ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा वेसेशन हो भी जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तुरंत आपको जो क्राइटेरिया है, जो एक्स्ट्रा वेसेशन की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। और यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे आप एक्स्ट्रा वेसेशन को वो करना चाहिए, एक्स्ट्रा वेसेशन की पोस्ट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। आपको एक्सरे कर सकते हो पेशेंट का एल्बो का, अगर जहाँ पे एक्स्ट्रा वेसेशन हुआ के देख सकते हो कितना एक्स्ट्रा वेसेशन है। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड से अगर एस्पिरेशन होता है तो अगर स्किन के नीचे है तो डॉक्टर एक्सपिरेशन करके कभी कभार निकाल लेते हैं। कभी कभार ये होता है कि पेशेंट के बॉडी इतना अच्छा होता है कि वो 4-5 घंटे 6 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी अपने आप ही, ठीक है। उसमें कुछ मेडिकेशंस होती है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोफोब होता है, उसके बाद एक बैंडेज आता है, वो बैंडेज लगाने से भी अपने एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो, मेरे हिसाब से सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेस्ट है। आपके पास जो भी रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल, जो भी प्लास्टिक सर्जन है, जो भी डॉक्टर है, उनकी सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको अवॉइड करना एक रेडियोग्राफर की, मतलब एक गुड रेडियोग्राफर का सिंबल है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रावेसेशन नहीं होता है मतलब आप बहुत अच्छे हो रेडियोग्राफी में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और चीज़ ये है कि कंट्रास्ट देने के बाद कभी कभार पेशेंट को ये भी पेशेंट फील कर सकते हैं, जैसे नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस, गैडोलिनियम से ये हो सकता है NSF। इसके बारे में डिटेल में आप इस बुक में पढ़ सकते हो, किसी भी बुक में पढ़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं ज़्यादा। और इसमें अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या क्या डॉक्टर्स की फॉलोअप लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आता है। तो आप इसको डिटेल में एक बार इधर वीडियो पॉज करके इसको रीडिंग करो एक बार। इस वाले में अगर टॉपिक में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट करिए, मैं इसको डिटेल में एक वीडियो डेडिकेटेड NSF में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये इस बुक में कितना अच्छे से लास्ट एंड में दिया हुआ है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखो जैसे लिखा हुआ है कि एक्यूट एडवर्स रिएक्शन, अगर कॉन्ट्रास्ट देने के बाद पेशेंट को एक्यूट रिएक्शन होता है तो उसमें माइल्ड में क्या क्या आता है, मॉडरेट में क्या क्या आता है, सीवियर में जैसे हाइपोटेंसिव शॉक आ सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, कन्वल्शन भी हो सकता है पेशेंट को। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ये बुक आपको मैं दे दूंगा, इसको पढ़िए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। वो यहाँ पे है प्रेगनेंसी को लेके। प्रेगनेंसी को लेके बहुत ही मतलब ऐसा
कोई कह नहीं सकता कि कॉन्ट्रास्ट देने से नुकसान होता है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रास्ट देने से नुकसान नहीं होता। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं पर्सनल एज ए रेडियोग्राफर प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रास्ट ना देना प्रेफर करूँगा। अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, लैक्टेशन में है, तो उसमें अवॉइड करना बेटर रहता है। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार स्टडी करिए। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, इतना घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की डेप्थ नॉलेज के लिए ये बुक बेस्ट है, ठीक है। अभी जो मैं दूसरा टॉपिक दिखाने वाला हूँ, ये एक डिफरेंट बुक है। ये है एक सीटी लॉजी करके एक बहुत बड़ा राइटर है, उनका बुक है, डिफरेंट बुक है। ये सीटी स्कैन का बुक है। ये भी मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना पड़ेगा, आप लोगों को जब भी पता चलेगा कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सारा कॉन्ट्रास्ट की डिटेल दिया हुआ है, जो मैं दोबारा बोलूँगा नहीं। अभी मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि कॉन्ट्रास्ट की डोज कितना देना होता है पेशेंट को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को बोलते कि जो पेशेंट का वेट है उसकी इंटू 2, कुछ जगहों पे पेशेंट बोलते 1.5, कुछ जगह पे पेशेंट की उम्र एज के हिसाब से। ये बहुत सारे गलत है। यहाँ पे देखो करेक्ट फार्मूला दिया हुआ है इस बुक में, जैसे पूरा इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है कि यूनिफॉर्म डोज आपको कैसे देना है। और यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपरली इन्होंने बताया हुआ है कि मोस्ट कॉमन फार्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ द डोज ऑफ द इंटरवेंशनल मस्कुलर पीडियाट्रिक सिटी डोज इज 2 ml पर kg। और यहाँ पे देखो 46 होगा तो कैसे देना है, 160 किलोग्राम। जितना वजन बढ़ता जाता है पेशेंट का, डोज का जो कैलकुलेशन है रेट उतना कम होता जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 46 पेशेंट के साथ 2 ml पर kg के हिसाब से देना है आपको, लगभग 2 ml। तो अगर 46 किलोग्राम की पेशेंट है तो सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट अगर आपको देना है तो लगभग 80 ml के कॉन्ट्रास्ट आप दे सकते हो, 80 से 90, ठीक है। तो पेशेंट का उम्र 91 है तो वो है 1.9, लगभग आप पेशेंट की एज नहीं बोल रहा, सॉरी, वजन अगर 91 है तो आप लगभग 1.09 मतलब आप लगभग 100 ml कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो। सेम ऐसे ही जब आप पेशेंट का वजन हो जाएगा 160 तो आपको 0.6 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें, बहुत ही आपको डेली काम आएगा, जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, वो है यहाँ पे आप देख सकते हो किडनी में जो क्या इफेक्ट पड़ता है कॉन्ट्रास्ट का, ये सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके ये सारे जो की कॉन्सेप्ट्स है ये सारे एक बार पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंजेक्शन टेक्निक, कैसे कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करना है। मैंने पहले ही बताया, देखो बैक ऑफ हैंड में कॉन्ट्रास्ट वेन छोटे होते हैं, जो एल्बो में जो इंटरक्यूबिटल फोसा है वहाँ पे वेन का साइज बड़ा होता है, तो वहाँ पे कैनुला लगाना बहुत समझदारी की बात है। मैं वहाँ पे ही प्रेफर करता हूँ। हर एक बंदा, जहाँ पे भी आप प्रोफेशनल बंदे से मिलोगे, वो एल्बो में प्रेफर करते हैं। पता नहीं क्यों बहुत जगहों पे मैंने देखा है जहाँ पे लोग बैक ऑफ द हैंड में प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली एल्बो प्रेफर करता हूँ कैनुला लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ टिप्स दिया हुआ है कैसे आप वेनिपंक्चर कर सकते हो, कैसे कैनुला लगा सकते हो। आप लोग इसको एक बार रीड कर लो, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हर एक नया रेडियोग्राफर जो सीटी स्कैन करने जा रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहा है, उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लियरली दिया हुआ है अर्ली आर्टेरियल फेज। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं अर्ली आर्टेरियल फेज कितना है, लेट आर्टेरियल फेज कितना है। ये कोई भी रेडियोग्राफर जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप स्टूडेंट को सिखा रहे हो ये सारा चीज़ें सही टाइम पे सीखो। डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट होगा, ओब्वियसली हर पेशेंट का फिजियोलॉजी अलग होगा, लेकिन एक आपको एक स्टैंडर्ड मान के चलना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेट आर्टेरियल फेज 35 to 45 सेकेंड्स और अर्ली आर्टेरियल फेज होता है 15 से 25। तो 15 से 25 मतलब 18 सेकंड में हम मानते हैं कि आर्टेरियल आता है सीटी स्कैन में, ठीक है। और ये जब कार्डियक आप कर रहे होते हो तो एंटी क्यूबिटल फोसा से अगर आपका अप्रोच है कैनुला का, तो कितनी सेकंड में कॉन्ट्रास्ट इन एनाटोमी को हिट करता है। जैसे राइट एट्रियम को 6 से 12 सेकंड में हिट करता है, एओर्टा को 15 सेकंड में हिट करता है, रेनल वेन्स को 22 से 30 सेकंड तक पहुंचता है। तो ये वाला जो पेज है इसको पूरा रट्टा मार लो, मैं कहूँगा रट्टा मार के याद कर रख लो। ये वाले जो टाइमिंग से ये डेली आपको काम आने वाला है जब भी आप रेडियोग्राफी करने जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनाटॉमी दिखाया गया है
जब जो ये वाले पेज में जो दिया है कि ऑर्गन हिट करता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं सीटी स्कैन में, ये सारे एनाटमीज और ये सारे जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है एंजियोग्राफी का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ याद रखना, जो भी आप कोई भी सीटी स्कैन कर रहे हो जिसमें एंजियोग्राफी या आपको आर्टेरियल फेज चाहिए, तो हैंड बोलस से कभी मत यूज़ करना, इंजेक्टर यूज़ करना बेस्ट रहता है। जिनके पास इंजेक्टर नहीं होता है वो लोग हैंड इंजेक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हैंड इंजेक्शन से आर्टेरियल फेज लाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक दिया हुआ है, कुछ ये चीज़ें बहुत कम्प्लेक्स है। मैं जब भी आप मैं सीटी स्कैन की टॉपिक स्टार्ट करूँगा तब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ये कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इसीलिए मैंने दिखा दिया। और ऐसी वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। ऐसे एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे।